तो आज अपन देखने जा रहे हैं डीसी एनालिसिस ऑफ एलआर सर्किट। एल मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस ना। तो ये है एलआर सर्किट और सबसे बड़ी बात है कि अपन जो देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं डीसी एनालिसिस। ठीक है, कुछ चैप्टर के बाद अपन देखेंगे इसका एसी एनालिसिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो मैं आज एनालिसिस कराने जा रहा हूँ वो है डीसी एनालिसिस। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक डीसी वोल्टेज लगाया है ना, वी नोट लगाया है और यहाँ एक इंडक्टर है और यहाँ एक रेजिस्टर है। जो पहला केस डील करने जा रहा हूँ वो है करंट ग्रोथ। मतलब इस सर्किट में जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। अपने को पता है कि इंडक्टर जो होता है बच्चों वो करंट के चेंज का अपोज करता है। ठीक है, इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों, ये फ्लो का अपोज करता है। किसका अपोज करता है, ये करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, फ्लो का अपोज करता है, याद रखना। और जो इंडक्टर होता है वो चेंज का अपोज करता है। क्या करता है, चेंज का अपोज। मतलब अगर करंट बढ़ रहा होगा तो ये चेंज हो रहा है तो करंट को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, घट रहा होगा तो घटने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, फ्लो का अपोज करता है। देखो अगर अपन देखें तो अपने को पता है कि करंट बढ़ रहा है तो ये उसको बढ़ने नहीं देगा। तो बढ़ने नहीं देगा तो एक इंड्यूस करंट जो है इधर फ्लो कराएगा। इंड्यूस करंट कहाँ से आएगा, इंड्यूस ईएमएफ के चलते होगा di/dt। तो अगर इसमें मैं केवीएल लगाऊं, देखो मैं यहाँ से केवीएल लगा रहा हूँ तो ये प्लस लिखूंगा वी नॉट माइनस का ई माइनस का आई आर इक्वल टू 0। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो करंट की वैल्यू आ रही है, जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी नॉट अपॉन आर 1 माइनस ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। देखो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे अपन देखें तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग केस है। और देखो यहाँ मैंने आई नॉट की जगह पे क्या लिखा है, वी नॉट बाई आर। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। इसको अपन बोलते हैं स्टेडी करंट या सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट या सैचुरेशन करंट। यहाँ टाउ क्या है, टाउ जो है ये टाइम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वो एल बाई आर आ रहा होगा ना। देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो अपने को पता है कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है। तो देखो ये ग्राफ जो है राइज कर रहा होगा ना, ये ग्राफ क्या कर रहा होगा, ये ग्राफ राइज कर रहा होगा। चलो अब अपन इस केस को फर्दर एनालाइज करते हैं। मतलब मैं इस केस का सर्किट एनालिसिस करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, सर्किट एनालिसिस। ये केस कौन सा है, LRDC सर्किट। ठीक है, चलो अब अपन जा रहे हैं बात करने सर्किट एनालिसिस। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, सर्किट एनालिसिस। देखो ये जो LRDC सर्किट है, अगर इसमें मैं पहला एनालिसिस करूँ t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 कब होगा, इसको अपन लिखते हैं जेसिक। जेसिक का मतलब जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। क्या लिखते हैं, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो t इक्वल टू 0 दे रहा हूँ। तो t इक्वल टू 0 जैसे ही यहाँ डालोगे तो देखो i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का पावर 0 आएगा। और e का पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो 1 माइनस 1 0, तो i की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब अगर अपन सर्किट देखें तो i 0 होने का मतलब जो इंडक्टर था बच्चों वो ओपन रहा होगा ना, ओपन रहा होगा ना। ये वी नॉट था और ये आई था ना, और यहाँ एक मैंने क्या लगा रखा था, रेजिस्टेंस लगा रखा था। तो देखो ओपन सर्किट मतलब कि t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट हो रहा है। क्या हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर का बिहेवियर कैसा है बच्चों, तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए सर्किट क्या होगा, ओपन हो जाएगा ना। सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो इंडक्टर behaves like OC।
ओपन सर्किट, ठीक है। इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टी इक्वल टू 0, तो ये ऐसा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इंडक्टर है, ठीक है, और टी इक्वल टू 0 समय है, तो ये ओपन सर्किट होगा। क्या होगा? ये जो इंडक्टर होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, जो बी नंबर एनालिसिस है, मैं टाइम को बहुत हाई डाल रहा हूँ। हाई मतलब मैं बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, मतलब मैं ये करने जा रहा हूँ बी नंबर कि मैं टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाल दिया, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसको अपन लेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। देखो अगर आप डालते हो तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रहा 1 माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, और अपने को पता है कि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। तो देखो ये 0 हो गया, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर मिल रहा होगा, जो कि क्या है? सैचुरेशन करंट है। क्या है? इसी को तो आप बोल सकते हो आई सैचुरेशन, ठीक है, ये सैचुरेशन करंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो एक और केस डील करते हैं, इसमें एक और बात देख लेते हैं। चलो देखो सैचुरेशन करंट होने का मतलब इंडक्टर का बिहेवियर कैसा है। देखो यहाँ इंडक्टर लगा हुआ था, यहाँ इंडक्टर था, और यहाँ आर है ना, और यहाँ मैंने वी नॉट वोल्ट की डीसी सोर्स लगाया था यार। तो इंडक्टर देखो आई की वैल्यू जो है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर हो रही है ना बच्चों। तो इंडक्टर क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो इस केस में इंडक्टर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया? 0 ओम रेजिस्टेंस। मतलब आप ये बोल सकते हो कि बहुत समय बाद जो इंडक्टर होता है, बहुत समय बाद इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो शॉर्ट सर्किट जैसा होता है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 0, आइडियल कंडीशन हो जाएगा ना। चलो इस केस में याद रखना कि अगर एक इंडक्टर है, ठीक है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट समय है, ठीक है, तो इस केस में इंडक्टर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक है बच्चों, शॉर्ट सर्किट कर देना। इंडक्टर याद रखना t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे क्या करेगा? टोटल करंट सप्रेस कर देगा। इस केस में इंडक्टर क्या होगा? ओपन सर्किट। क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। चलो एक और केस डील कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू टाउ डालते हैं। t इज इक्वल टू टाउ डालते हैं तो देखो, तो i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी था, तो यहाँ टाउ डाला, नीचे भी टाउ था, टाउ से टाउ गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस 1। याद रखना बच्चों कि ई का पावर जो माइनस 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.37। तो यहाँ डालोगे तो आई की जो वैल्यू आ रही होगी वाई नॉट 1 माइनस 0.37 आ रहा होगा। चलो इसको सॉल्व करोगे तो यार वो 0.63 इंटू आई नॉट। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो? आई नॉट को लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना कि ये लिख सकते हो 0.63 इंटू वी नॉट अपॉन आर। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 63% ऑफ वी नॉट अपॉन आर, ऐसा लिखा जा सकता है। चलो देखो अब कोई आपसे पूछता है कि टाइम कांस्टेंट, ये टाउ क्या था? ये टाउ था टाइम कांस्टेंट। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन बता दो। तो देखो टाइम कांस्टेंट टाइम की वो वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट टाइम की वो वैल्यू है जिस पे करंट जो है मैक्सिमम करंट का 63% हो रहा है। क्या हो रहा है? तो लिख लो टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन। आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ जिसको लिख रहे हैं। द टाइम एट विच current in the circuit becomes 63% of maximum current। मैक्सिमम करंट का क्या हो जाए? 63% हो जाए ना बच्चों। सिंपल सा है कि टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट टाइम की वो वैल्यू है जिसपे जो सर्किट करंट है वो मैक्सिमम करंट का कितना हो रहा है? 63%। तो दिस टाइम इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। चलो एक और चीज देखते हैं
टी हाफ करते हैं। टी हाफ क्या होता है, हाफ टाइम क्या होता है? हाफ टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिसपे करंट जो है सर्किट में आधी हो जाए, मैक्सिमम करंट का आधा हो जाए। चलो, तो टी हाफ को मैं ऐसे दिख रहा हूँ। क्या बताया था कि टी हाफ कैसे डिफाइन हो रहा है? टी हाफ वो टाइम है जिसमें जो करंट है वो सर्किट में मैक्सिमम का आधा हो जाए। तो चलो, अपने पास इक्वेशन है, लिखते हैं 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ ना। चलो यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। टी की जगह क्या डालना है? टी हाफ डाल दो ना यहाँ, ठीक है, टी हाफ डाल दो। टी की जगह टी हाफ डाल दिया। टी हाफ पे मैक्सिमम करंट का आधा आ रहा है। चलो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी हाफ अपॉन टाउ। इसको इधर लेके जाते हैं तो देखो ई का पावर माइनस टी हाफ अपॉन टाउ इज इक्वल टू हाफ मिल रहा होगा। मैं दोनों साइड एलन लगा रहा हूँ, तो एलन लगाऊंगा तो ये देखो टी हाफ बाई टाउ इज इक्वल टू एलन 1 बाई टू आ रहा होगा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो माइनस लेके जाऊंगा, तो इस माइनस को मैं यहाँ लाया तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो देखो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी टाउ एलन 2, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू आ गया टाउ इंटू एलन 2। याद रखना ये है हाफ टाइम। एलन 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693। तो आप यहाँ डाल सकते हो, तो टी हाफ की वैल्यू जो मिल रही होगी वो मिल रहा होगा 0.693 इंटू टाउ। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 0.693 इंटू एल बाई आर, क्योंकि टाउ की वैल्यू कितना होता है बच्चों, एल बाई आर ही होता है। तो देखो ये था टी हाफ। यहाँ अपन देखें तो अपने को एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि टी हाफ और टाइम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि टी हाफ और टाइम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आ रहा है। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो टी हाफ की वैल्यू जो है, यहाँ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। देखो जो टी हाफ है, अपन देखे हैं कि जो टी हाफ है वो कितना आ रहा है, 0.693 इंटू टाउ आ रहा है ना। तो देखो जो टी हाफ है बच्चों वो कम है टाइम कांस्टेंट से। यहाँ अपने को बात पता चल रहा है कि टी हाफ जो है टाउ में मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके बराबर आ रहा है ना, तो ये जो है इससे कम आ रहा होगा। देखो अगला केस जो है वो है करंट ग्रोथ का, ठीक है, या अपन इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। देखो रेट का मतलब डिफरेंशिएशन करंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन आई तो निकाल के रखे हैं, आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ बच्चों। तो देखो इसको डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको देखो इसको मैं खोल रहा हूँ तो डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर आई नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। मैं क्या किया, इसको ओपन कर लिया, आई नॉट को मल्टीप्लाई करके मैं इसको तोड़ दिया ना। तो देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0, तो जो डी आई बाई डी टी आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है, ये माइनस और आई नॉट में बाहर निकाला, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस टाउ नीचे आ रहा है और ई का पावर माइनस टी बाई टाउ मैंने चेन रूल लगाया तो माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रहा है आई नॉट अपॉन टाउ, ठीक है, आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, आपको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट को वी नॉट बाई आर लिख रहा हूँ, ठीक है, और टाउ को एल बाई आर लिख रहा हूँ, आर से आर गया ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो देखो आप लिख सकते हो वी नॉट बाई एल ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। चलो तो देखो ये जो आ रहा है, जो रेट आ रहा है करेंट ग्रोथ का वो देखो कितना आ रहा है, इसको अपन देखें तो डी आई बाई डी टी जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है वी नॉट अपॉन एल ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जो है वो ये
डिकेइंग केस है, क्या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लिख लो यहाँ, ये जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो अपन देखें तो di बाई डी टी एट t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे ये आ रहा होगा v0 बाई एल के बराबर आ रहा होगा। इसको अपन फर्दर कितना लिख सकते हैं, देखो ये आई नॉट अपॉन टाउ, इसको इतना लिखा जा सकता है। ये t इक्वल टू 0 पे स्लोप है ना, ठीक है। ये क्या है, IT ग्राफ का स्लोप, IT ग्राफ का स्लोप, IT ग्राफ का स्लोप एट t इज इक्वल टू 0। ये कितना आता है, आता है v0 बाई एल इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टाउ। याद रखना बच्चों, IT ग्राफ का स्लोप है t इक्वल टू 0 पे। चलो अगर अपन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट डालें, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट जैसे ही डालोगे तो di बाई डी टी की वैल्यू 0 आएगी। मतलब di बाई डी टी 0 होने का मतलब हुआ i जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। सही बात है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे i जो है सैचुरेट हो जा रहा है, यहाँ कांस्टेंट, सैचुरेशन का मतलब कांस्टेंट। तो रेट क्या होगा, रेट तो जाहिर सी बात है कितना आने वाला है, 0 के बराबर। चलो अब अपन देखने जा रहे हैं, मान लो कि इसी में आपको t इज इक्वल टू टाउ कोई प्लेस करा रहा है, तो देखो आप क्या लिखोगे, di बाई डी टी इज इक्वल टू v0 बाई एल ई का पावर माइनस टी, टी की जगह टाउ डाला डिवाइडेड बाई टाउ। तो ये देखो ये आ रहा हो v0 बाई एल ई का पावर -1, ई का पावर -1 की वैल्यू तो जानते हैं 0.37 इंटू v0 बाई एल, ठीक है। ये आ रहा होगा di बाई डी टी। टाइम कौन सा है, वो टाइम है टाइम कांस्टेंट के बराबर ना बच्चों। चलो तो देखो अगर अपन इसका ग्राफ खींचे, अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ तो पता है बच्चों कि कैसा आने वाला है, डिकेइंग कर्व आने वाला है। तो देखो ये ऐसा आ रहा हुआ di बाई डी टी वर्सेस टाइम का कर्व, ऐसे आ रहा हुआ डिकेइंग। ये जो t इक्वल टू 0 है इस पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा हुआ, आई नॉट अपॉन टाउ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो v0 अपॉन एल के बराबर ना। चलो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखो ये टेंस टू क्या हो रहा है 0, क्योंकि करंट क्या हो रहा होगा यहाँ कांस्टेंट। चलो यहाँ अगर t इक्वल टू टाउ डाले थे तो देखो कितनी वैल्यू आई थी 0.37 इंटू आई नॉट अपॉन टाउ या v0 बाई एल, ये वैल्यू आ रहा था। चलो अब अपन एक छोटा सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक सर्किट है उसमें इंडक्टर लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस। चलो सवाल ऐसा है, आपको उस बल्ब के ब्राइटनेस पे कमेंट करना है। क्या करना है, आपको उस बल्ब के ब्राइटनेस पे कमेंट करना है बच्चों, ठीक है। चलो देखो आपको उसके बल्ब के ब्राइटनेस पे कमेंट करना है। सर्किट ऐसा है ना, एक मैंने इंडक्टर लगाया है, एक यहाँ बल्ब लगाया है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ की है, की को क्लोज किया, यहाँ v0 की बैटरी लगी हुई है, ये इंडक्टर है। और इसमें हम एक आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं इंडक्टिंग कॉइल में, ठीक है। ये है आयरन रॉड, ये है वो बल्ब, ठीक है बच्चों। चलो आपको जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कमेंट ऑन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, व्हेन, पहला, ठीक है, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ आयरन रॉड इन इंडक्टर इंडक्टिव कॉइल और आफ्टर इंसर्शन ऑफ आयरन इनटू द इंडक्टिव कॉइल। चलो देखो आपको पता है कि जैसे ही ये आयरन उसमें मैं इंसर्ट करूंगा इंडक्टर में, जैसे ही इंडक्टर है L, तो देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें
तो आपको पता है कि आप म्यू आर इंसर्ट कर रहे हो, कोई मीडियम इंसर्ट कर रहे हो ना, इसकी परमिबिलिटी है। तो आपको पता है कि म्यू आर बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे ये इंसर्ट करूंगा मैं इधर, जैसे ही कॉइल में इंसर्ट करूंगा तो म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब म्यू आर बढ़ेगा तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल जो है वो वैरी करेगा, जो कि बढ़ रहा होगा ना, ये बढ़ रहा होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात है जो फाई एम है वो बढ़ रहा होगा। अब मतलब फ्लक्स जो है चेंज होने लगा। अब आपको पता है कि फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा और वो भी बढ़ रहा है तो इसके अपोज में एक बैटरी लगेगी, ठीक है। जैसे ही बैटरी लगेगी तो नेट ईएमएफ ये करंट फ्लो कराएगा इसके अपोजिट में, तो एक बैटरी बनेगी और इस बैटरी की वैल्यू जो एल डी आई बाई डी टी जो होगा वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही म्यू आर बढ़ेगा तो इंडक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि ये जो इंडक्टेंस है वो म्यू आर पे डिपेंडेंट है, तो ये बढ़ रहा होगा। ये जैसे ही बढ़ेगा तो इनेट इन द सर्किट ये जो है घट रहा हुआ है। इनेट घटने का मतलब हुआ बच्चों कि नेट करंट जो है वो घटने लगेगा। अब नेट करंट इसमें घटने लगा मतलब करंट जो है कम होने लगा, आई नेट कम होने लगा, तो आई नेट जैसे ही कम होगा तो ब्राइटनेस क्या होगा, ब्राइटनेस डिक्रीज कर रहा होगा ना। ब्राइटनेस क्या कर रहा होगा बच्चों, इस केस में ड्यूरिंग इंसर्शन जो होगा वो ब्राइटनेस डिक्रीज कर रहा होगा। तो आप लिख सकते हो कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। चलो दूसरा केस देखते हैं। जो दूसरा केस है आफ्टर इंसर्शन, अगर अपन देखें आफ्टर इंसर्शन तो देखो अगर आप इसको इंसर्ट करोगे और आफ्टर इंसर्शन होगा क्या कि जो टोटल आयरन रॉड है वो इसके अंदर रहा होगा, तो म्यू आर कांस्टेंट, तो उस केस में बी कांस्टेंट इनसाइड द कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब फाई एम कांस्टेंट, और आपको पता है कि अगर फ्लक्स ही ना चेंज हो तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जीरो, मतलब जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा वही करंट कांस्टेंट बना रहेगा। क्या होगा, करंट जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ब्राइटनेस विल नॉट चेंज। क्या होगा, ब्राइटनेस विल नॉट चेंज, जितना आया उतने पे वो फिक्स हो जाएगा ना ब्राइटनेस इस केस में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टोर हो जा रहा है ना एनर्जी,